गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एवं यूजीसी को ध्यान में रख करके तैयार किए गए मटेरियल के अंतर्गत जो हम लोग संपूर्ण भारत का अध्ययन कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा अध्ययन है यह विशेष तौर पर भारत का भौतिक प्रदेश का विभाजन इस पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध करा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इससे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल रही होगी और आप उस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा, उसका मटेरियल भी आप थोड़ा तैयार करते रहिएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका स्वयं का मटेरियल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा सहजता से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत बेसिक यहाँ पर जानकारी हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, वैसे तो है भारत का यह मानचित्र है। भारत के मानचित्र पर हम चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी बीच में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश का हमको वर्गीकरण करना है और भारत के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण का जो मैकेनिज्म है यह कई प्रकार से किया गया है। दो मैकेनिज्म वैसे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। वैसे लिखा तो बहुत कुछ है, आप पढ़ते रहिए, ये आपके लिए है, लिखित मटेरियल पढ़िए। हम समझाने के लिए आए हैं तो कुछ यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला यहाँ पर ये है कि हम एक वर्गीकरण करते हैं उच्चावच के आधार पर। किस आधार पर करते हैं? उच्चावच के आधार पर, अर्थात सी लेवल से ऊंचाई के आधार पर। सी लेवल से कितनी ऊंचाई किसकी है, उस आधार पर हम भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं। और यहां पर टोटल जो वर्गीकरण होता है इसके पार्ट है 5। कितने पार्ट हैं? 5। दूसरा वर्गीकरण होता है जहां पर हम संरचनात्मक, क्या? संरचनात्मक एवं स्तरिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि जो चट्टानों की संरचना और स्ट्रक्चर है उसमें समरूपता के आधार पर भी हम भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं। और यहां पर विभाजन होता है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। बेसिक यही आपको समझना है और इसी के बारे में यहां पर लिखा गया है, जिसको आप पढ़िए, कोई दिक्कत का विषय यहां पर नहीं है। एकदम आंकड़ा संक्षेप में और व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या कि यहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं और मैदान हैं। ये सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। तो पर्वत, पठार या पहाड़ी या मैदान, ये सब क्या है? एक उच्चावच ही तो हैं, अर्थात उच्चावच के आधार पर ये वर्गीकरण है। और इसी में कह रहा है कि भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% जो भाग है यह क्या है? यह पर्वतीय भूभाग है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो आपको आंसर देना है सीधा सीधा 11% है। इसी प्रकार 18% जो भारत का भूभाग है यह पहाड़ी है। कैसा है? पहाड़ी है। तो काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे, सर पहाड़ी और पर्वत में अंतर क्या है? क्योंकि बेसिक कंफ्यूजन तो यहीं पर होता है, पहाड़ी और पर्वत क्या है। वैसे यहां पर अभी हम इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोगों को पढ़ना ही है भू आकृति विज्ञान में, वहां पर हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे पर्वतीय और पहाड़ में क्या अंतर होता है। बस ये समझना है कि कोई भी एलिवेशन, कोई भी ऊंचाई जिसकी हाइट मोर देन 600 मीटर हो और उसका जो शीर्ष हो वो नुकीला हो, जिसकी सापेक्ष और निरपेक्ष ऊंचाई अधिक हो, उसे हम लोग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी में जब थोड़ी सी ऊंचाई और बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं।
तो सिंपल सी बात है, पहाड़ियों का भाग ज़्यादा है और पर्वत का भाग कम है, क्योंकि हर जगह ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी है। इसी प्रकार भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 28% जो भूभाग है, एक कैसा है, पठारी है। पठार और पहाड़ी में ये अंतर होता है कि पठार का शीर्ष सपाट होता है, जबकि पहाड़ी का शीर्ष क्या होता है, नुकीला होता है। और इसी प्रकार की संरचना जब महासागर में होती है तो उसको हम सी माउंट और गियोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सी माउंट और गियोट। जो समुद्री पहाड़ होता है उसको सी माउंट, समुद्री पठार को गियोट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और समय समय पर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलते रहेंगे और ऐसे अगर याद करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपका मटेरियल काफी ज्यादा रिच हो जाएगा। शेष यहां पर जो भूभाग है लगभग 43% यह मैदानी है, अर्थात भारत जो संपूर्ण 100% है, इसका 11% भाग पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है, लगभग 28% भाग पठारी है और 43% भाग मैदानी है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, मैदान का है, उसके पश्चात पठार का है, उसके पश्चात पठारी पर्वत का, पहाड़ी का है, और सबसे कम किसका है, पर्वत का है। यह हमको याद कर लेना, इसको तो नहीं भूलेंगे, हमें उम्मीद है कि अब नहीं भूलेंगे आप। फैक्ट है, बहुत छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास नहीं करेंगे आपके साथ। और उसी आधार पर हमने कहा कि यहां पर 4 वर्गीकरण बताया गया है। कितने वर्गीकरण बताए गए हैं, 4 हैं। एक है जिसको हम कहते हैं पठारी भाग, और इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पेनिनसुलर अपलैंड एरियाज। इसी प्रकार दूसरा भाग है जिसको हम कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा जो वर्गीकरण है यह है विशाल मैदान, और चौथा जो पार्ट है यह है भारतीय तट एवं द्वीपीय समूह। लेकिन हमने कहा कि वर्गीकरण का 2 आधार है, आप पिछले स्लाइड पर जाइए। एक संरचनात्मक एवं स्तरिक, यहां पर है 4, और उच्चावच के आधार पर होता है 5। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो 5वां पार्ट यहां पर वर्गीकरण का होता है, इसको 5वां पार्ट मान लिया जाता है। कुछ जो वर्गीकरण है इसी को 5वां मान लिया जाता है, 5th। तो वैसे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5th, और नहीं तो 4। सिंपल सा आपको आंसर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। हमने तो दोनों आंकड़े बता दिए, 4 भी होता है 5 भी होता है। अब विकल्प में 4 दिया और 5 दोनों दे दिया तो आंसर क्या टिक करेंगे, समस्या तो फंस जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर जो लिखना है वो 4 ही बताना है। क्या करना है, 4 बताना है। और नहीं तो क्लियर कट वो कर देता है कि आपको किस आधार पर यहां पर वर्गीकरण बताना है। प्रोमिनेंट बुक में आप देखेंगे तो दोनों वर्गीकरण मिलेगा, 4 और 5। तो यह निर्भर करता है प्रश्न के नेचर पर। ठीक है, अब इसी में जो हमारा डिस्कशन होगा, सबसे पहला वह डिस्कशन होगा प्रायद्वीपीय पठार के विषय में। किसके विषय में डिस्कशन होगा, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में आज का डिस्कशन पूरा आधारित है। अब यहां पर पहले प्रायद्वीपीय पठार का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, और फिर इसके विषय में हम कंप्लीट डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। वैसे इसका कंप्लीट डिस्कशन मान के चलिए कि 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, फिर भी प्रयास करेंगे कि जितना कम में हो जाए उतना कम में इसको हम लोग समेट ले जाएं। जैसे यहां पर अगर विस्तार की हम बात करें तो पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर है। तो एरिया क्लियर रखिएगा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है पूरा प्रायद्वीपीय भारत। शेप कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है। कैसा शेप है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। और इसके उत्तर में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में क्या है, विशाल मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा निर्मित है। तो उत्तर में विशाल मैदान है, तथा शेष 3 दिशाओं से यह समुद्र से घिरा है। प्रायद्वीपीय जो भारत है इसके अगर पूर्व में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का एक संक्षेप परिचय आपके सामने हुआ। एरिया कितना है, आकार किस प्रकार का है, उत्तर में मैदान है, और 3 तरफ से सागर से यह घिरा हुआ है। साथ में यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो मटेरियल है एक गोंडवाना लैंड के ज़्यादातर यहाँ पर
शिलाखंड अवेलेबल हैं जो हमको देखने को मिलता है। गोंडवाना लैंड ऐसा नहीं केवल गोंडवाना लैंड ही है, यहाँ पर बहुत कुछ है। आर्कियन चट्टान भी मिलती है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है। फिर उसके पश्चात अगर देखें हम तो आर्डोविशियन कालखंड की भी हैं, अर्थात परमियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस सभी हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? गोंडवाना कालक्रम की है। तो यह भी हमको ध्यान रखना है कि यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तथा गोंडवाना महाखंड का अंग है। इसका अगर आप कहें कि सर और नाम क्यों नहीं दिया गया, केवल गोंडवाना नाम ही क्यों दिया गया, और भी नाम तो दे सकते थे, तो उसका बेसिक कारण है, इसको पहले हम एक छोटे से आपके सामने इमेज के माध्यम से इसको स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि कई बार इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि यह अगर हमारी पूरी अर्थ है और यहां पर ये हमारा है पेंजिया। क्या है? पेंजिया है। पेंजिया के मध्य में है टेथिस भूसन्नति है। जो इसके उत्तर का भाग है इसको कहते हैं हम लोग अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। और जो इसके साउथ का पार्ट है इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। और बीच में था टेथिस। कार्बोनिफेरस कालखंड के अंत में अकॉर्डिंग टू वैगनर महोदय इस पेंजिया का विखंडन होता है और पेंजिया दो भागों में बंट जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर के जो अधिकांश भाग हैं ये गोंडवाना लैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोंडवाना लैंड कहलाते हैं। और इसी में अगर हम बात करें तो आपका साउथ अमेरिका आता है। कौन आता है? साउथ अमेरिका आता है। इसी में आपका अफ्रीका कंप्लीट आ जाता है। इसी में आपका इंडिया आता है और इसी में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी समाहित है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया भी आता है क्योंकि साउथ का ही पार्ट है। तो इस आधार पर हम कह देते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है कि भौतिक प्रदेश है तथा गोंडवाना महाखंड का अंग है। तो यह आप ध्यान रखिएगा किस आधार पर इसको गोंडवाना लैंड हम कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट आप क्रिएट ना करिएगा। और भी यहाँ पर बातें बताई गई हैं उन सबको आप ध्यान से देखते रहिएगा। और पठार की जो परिभाषा बताई गई है यहाँ दिखा है कि इस पठार की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है लगभग 600 मीटर है। पर्वत और पठार की सेम डिफिनीशन है। पर्वत की भी कंडीशन है कि मोर देन 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल इज नोन एज द कह सकते हैं माउंटेन, या हम कह सकते हैं वह कोई पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन शीर्ष उसका क्या होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए। लेकिन अगर मोर देन 600 मीटर है और अगर उसका शीर्ष सपाट है तो वह पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। बस बेसिक डिफरेंस इतना समझिएगा। और ऐसा आप ना कहिएगा कि हमेशा पर्वत जो होते हैं पठार से ऊंचे होते हैं, यह अपवाद भी मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं तिब्बत का पठार की ऊंचाई औसत 6000 मीटर अगर मिलती है तो बहुत सी पहाड़ी और पर्वतों से ऊंचा भी है। बस बेसिक आपको डिफरेंस ये समझना है कि पर्वत का शीर्ष नुकीला और पठार का शीर्ष सपाट होता है। अब इसी आधार पर अगर हम देखें इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहां पर एक छोटा सा हम इमेज आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं और इमेज के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा यहां पर कुछ कलर ऐसा ले लें कि जिससे थोड़ी विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाए। पूरा तो हम इंडिया बनाने वाले हैं नहीं, आप लोग समझ भी रहे हैं। बस इंडिया का एक यहाँ पर हम आउटलाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं कि जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। यह इंडिया का एक कह सकते हैं आउटलाइन मैप है। ये इंडिया का क्या है? एक आउटलाइन मैप है। और इसी के आधार पर विजिबिलिटी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी आधार पर हमको देखना है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं। जब इतना बन ही गया तो थोड़ा आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? कंप्लीट बना देते हैं, है कि नहीं? वेरी गुड। लगभग लगभग काम चल गया हमारा। अब इसी में हम बात कर रहे हैं किसका? प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत के देखिए इधर जो है ये है बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ कौन है? इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ है हिंद महासागर और ये है विशाल मैदान है। और यहाँ पर है आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत। यहीं पर
प्रायद्वीपीय भारत के जो विस्तार की बात की जाती है कि जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसके कितने पार्ट हैं, इस पार्ट की आज हम व्याख्या आपके सामने करने वाले हैं। पहले यहां पर हम व्याख्या कर देते हैं, इसके पश्चात जो लिखित मटेरियल है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो हम विशाल मैदान को यहां से हटाएंगे क्योंकि विशाल मैदान की हमें आवश्यकता नहीं है। हमको जिसकी आवश्यकता है सिर्फ उसी पॉइंट को यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है यह देखिए, यहां पर इस प्रकार से इसकी कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहां पर आपको कुछ ऐसे ही पार्ट देखने को मिलते हैं। फिर यहां पर आपको देखने को मिलता है तो यहां पर एक पार्ट यहां पर मिलता है और साथ में कुछ संरचनाएं यहां पर भी मिलती हैं कोस्टल एरिया में। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं यह प्रायद्वीपीय भारत का जो हमको अध्ययन करना है इसी के बारे में आपके सामने हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, जो पहला नंबर है यहां पे लिखते भी चलें, इसको हम कहते हैं, पहले तो विजिबिलिटी है कि नहीं ये तो क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि है पहला पार्ट। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी पठार। क्या कहते हैं? पूर्वी पठार। विजिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, बाकी तो बातें ठीक हैं। तीसरा जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। इसी प्रकार जो चौथा पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग दक्षिण की पहाड़ियां। क्या है? दक्षिण की पहाड़ियां, ये वाला पार्ट चौथा पार्ट। जो पांचवा पार्ट है यहां पर हमारे हैं तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र। क्या है? तटवर्ती अर्थात ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, अर्थात ये पांचवें में दोनों आ जाएगा, ये वाला, ठीक ना। इसको कहते हैं तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसका विस्तार का एक पार्ट है वो कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि, एक भाग है जिसको हम कहते हैं पूर्वी पठार। हम आगे देखेंगे कहां कहां इसका विस्तार है, बस अभी एक केवल संक्षेप में आपके सामने हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक है जिसको हम कहते हैं दक्कन का पठार है, और एक है आपका दक्षिण की पहाड़ियां हैं, साथ में आपका तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र है। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये भी इसी दूसरे नंबर वाले का पार्ट है। जो 2 नंबर वाला पार्ट है इसका विस्तार मेघालय में भी देखने को मिलता है, अर्थात पूर्वी पठार का ही एक्सपेंशन आपको मिलता है मेघालय में भी। तो इतना पार्ट का डिस्कशन होगा। साथ में हमको डिस्कशन जो करना है, यहां पर एक पहाड़ी है इसका भी डिस्कशन करना है, और इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा रेंज। क्या नाम है? सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा का भी हमको डिस्कशन करना है और समझना है कि इन सब का कहां कहां पर विस्तार है और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां अवेलेबल हैं और इनके क्या क्या गुणधर्म हैं, सबको एकदम डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वह कंप्लीट डिस्कशन होगा केंद्रीय उच्च भूमि का। किसका होगा? केंद्रीय उच्च भूमि का होगा। इसी का आज हम डिस्कशन आपके सामने करेंगे। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा और पॉइंट एक हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका बताया गया है विस्तार, उसी प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार यहां पर लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिए। जो हमने अभी बताया है उसी के विषय में यहां पर लिखा गया है। लिखा गया है इस पठार का विस्तार उत्तर में राजस्थान से लेकर के, अभी अभी आप देखा, राजस्थान से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में है। लंबाई कितना है? 1700 किलोमीटर है। और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, क्योंकि गुजरात में भी इसका एक्सपेंशन है
और पश्चिम बंगाल तक हमने यहाँ देखिए मैप में आपको संक्षेप में ही ड्रॉ किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाता है, पश्चिम बंगाल तक है क्योंकि यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी। तो पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर में यह क्या है, चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इसका तात्पर्य है प्रायद्वीपीय भारत का एरिया 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई आपको याद रखना है 1700 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर है। प्रश्न पूछा जाता है, फैक्ट हमारी शौक नहीं है आपको देना, फैक्ट मजबूरी है देना क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फैक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो कुछ तो फैक्ट याद कर लो, सब कुछ ना याद करो, कुछ तो याद ही कर लो, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई मिलती है। साथ में इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी, क्या दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, वही जितने राज्य हैं सब राज्यों की बात कर रहा है, इन राज्यों के भाग यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। सभी राज्यों को आप पढ़ लीजिए, जितने प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं सब इसमें आ जाते हैं, कुछ बचने वाला है नहीं, जितने हैं सब आते हैं। साथ में कह रहा है कि प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियों द्वारा बनती हैं। अभी तो आप राजमहल, कैमूर और अरावली पढ़े ही नहीं, तो फिर बताएंगे कैसे, वो सब हम बताएंगे तब तो आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखने को है कि ध्यान रखिएगा, इसकी सब कौन सी सीमा है, यह सीमा है उत्तरी सीमा, अर्थात यहाँ पर आपको जब मिलेगा तो अरावली मिलेगा, यहाँ पर आपको विंध्यन रेंज मिलेगा जो कैमूर है, और यहाँ पर इसका एक्सपेंशन यहाँ पर है, ये है राजमहल। तो यहाँ पर अरावली हो गई, यहाँ पर कैमूर हो गया, यहाँ पर राजमहल हो गया, ये सब इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। वही तथ्य यहाँ पर लिखा गया है, कुछ और नहीं है। तो जो लिखा गया है इसी को हम वहां पर बना करके दिखाएंगे। साथ में कह रहा है कि पूरब में है पूर्वी घाट और पश्चिम में है पश्चिमी घाट, इसका भी अध्ययन करना है। और इसी के तहत हमने कहा है कि तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, अर्थात हमको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का भी क्या करना है, प्रॉपर अध्ययन करना है। तो इधर आपका है, इधर है पूर्वी घाट और इस तरफ है आपका पश्चिमी घाट। क्या होगा इधर, इधर है पश्चिमी घाट, इसका अध्ययन करना है। तो इतने तथ्यों का अध्ययन करना है। और इसमें आज का जो अध्ययन हमारा होने वाला है यह होगा केंद्रीय उच्च भूमि का। किसका अध्ययन होने वाला है, केंद्रीय उच्च भूमि का। तो केंद्रीय उच्च भूमि का अब हम तो मानचित्र बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, हम इसी प्रदेश की बात कर रहे हैं जो सबसे पहला पार्ट है, और इसी का महत्व सबसे ज्यादा है, इसी का आज हमें अध्ययन करना है, केंद्रीय उच्च भूमि का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार में उच्च भूमि के पठार, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड एरिया, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, ये सब लिखा गया है केवल, लेकिन समझना क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। उसको समझ लीजिएगा, फिर इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो आइए समझते हैं पहले कि केंद्रीय उच्च भूमि के विषय में। मानचित्र हमने पहले ही दिखा दिया, उसी मानचित्र की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब मानचित्र हम बनाने वाले हैं नहीं, ध्यान रखिएगा। अर्थात राजस्थान वाला एरिया है, कुछ गुजरात वाला एरिया है, कुछ मध्य प्रदेश वाला एरिया है, इसी 3 स्टेट की हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है, क्या केंद्रीय उच्च भूमि जो है, इसको हम कितने भागों में बांटते हैं यह हमको क्लियर होना चाहिए। चलिए, विजिबिलिटी ठीक है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसका पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं अरावली, दूसरा पार्ट है मेवाड़, तीसरा पार्ट है मालवा, फिर है बुंदेलखंड, क्या है बुंदेलखंड, और लास्ट में है विंध्यन रेंज। अर्थात सेंट्रल हाईलैंड एरिया के अंतर्गत टोटल हमको कितनी संरचनाओं का अध्ययन करना है, 5 संरचनाओं का अध्ययन करना है। किसका किसका, अरावली का अध्ययन करना है, मेवाड़ का अध्ययन करना है, मालवा के पठार का अध्ययन करना है, साथ में बुंदेलखंड और विंध्यन रेंज का अध्ययन करना है। इन सब का डिस्कशन किसके अंतर्गत होता है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत किया जाता है। और क्लियर रखिएगा, यहां से प्रश्न 100% आते हैं। वैसे हमने इस पर डिस्कशन किया है, कब किया था, जब आरओ का पेपर होने वाला था,
और हो भी गया, लीक भी हो गया, कैंसिल भी हो गया। उसी समय हम पढ़ाए थे, लेकिन वो ऑडियो का हमारा था मटेरियल, वीडियो नहीं था, क्योंकि जल्दीबाजी में पढ़ाए थे। जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए पेपर भी खत्म हो गया। फिर से होगा तो अब विधौते हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा डिटेल में पढ़ा जाए, और डिटेल में पढ़ लेंगे तो एग्जाम बेहतर हो जाएगा। और भारत का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अकेले पूरे विश्व भूगोल का या पूरे भूगोल का नियर अबाउट 40 to 50% जो क्वेश्चन कवर होते हैं अकेले भारत के भूगोल से कवर होते हैं, वो भी मैपिंग से। और ये मैपिंग ही है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अब इन संरचनाओं का, कि किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, और जो बच्चे पहले का देखे हैं मटेरियल, उनको थोड़ा आसानी से समझ में बातें आ जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्कशन है, यह डिस्कशन है, यहाँ पर है अरावली। क्या है? अरावली है। अरावली के ही पैरेलल आपको मिलता है मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़ है। फिर यहाँ पर मिलता है मालवा है। फिर यहाँ पर है बुंदेलखंड है। और नीचे ऐसे मिलता है, यहाँ पर है, ये है विंध्यन है। अर्थात जो हम स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाए थे उसी स्ट्रक्चर का यह प्रारूप है। लेकिन अब यहाँ पर आप क्लियर रखिएगा कि हम वो इमेज नहीं बनाने वाले, भारत का मैप यहाँ नहीं बनाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम किसके किसके विषय में डिस्कस करने चल रहे हैं। एक है अरावली है। क्या है? अरावली है। फिर है, ये है मेवाड़ है। ये है आपका मालवा है। यह है बुंदेलखंड। और नीचे है विंध्यन रेंज। और हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आपका केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्यन। और इसी का इमेज यहाँ पर हमने आपके सामने ड्रॉ किया है, जो आप देख रहे हैं। कौन कौन है यहाँ पर? अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्यन। क्लियर रखिएगा। और इसी से अब थोड़ा सा हम प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है। अगर हम अरावली के विषय में डिस्कस करें, अरावली का जो विस्तार है, क्या अरावली का जो विस्तार है ये कहां से होता है? तो यहां पर है अहमदाबाद, गुजरात। ध्यान रखिएगा, अरावली का विस्तार कहां से होता है? अहमदाबाद, गुजरात से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? यहां पर है दिल्ली तक। कहां तक है? दिल्ली तक है। इसको कहते हैं दिल्ली कटक रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली कटक रिज है। यहां तक इसका विस्तार है अरावली का। ध्यान रखिएगा, गुजरात से प्रारंभ होता है, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली का। अरावली किस प्रकार की संरचना है हम लोग पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। और यह भी हमने डिस्कस किया था कि किस कालक्रम की यह चट्टान है, इसकी ओरिजिनी क्या है, आर्कियन है या कैलेडोनियन है या हर्सिनियन है या अल्पाइन है। हमने बहुत व्यापक ढंग से समझाया है। आप हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, कोई एपिसोड ऐसे ही नहीं बनाया गया है, सबका महत्व है इसलिए बनाया गया है। थोड़ा सा होल्ड करिए। तो यहां पर इसी के विषय में हम लोगों को समझना होगा और देखना होगा कि किस प्रकार से अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। अरावली के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो अरावली की एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू है। और माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है, ये है माउंट आबू। तो कलर नहीं समझ में आ रहा है ना, ये है माउंट आबू। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। देखो, खिचड़ी पकने वाली है, लेकिन खिचड़ी हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही में सब कुछ लिख देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यह है माउंट आबू है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ये तो ठीक है। इसी अरावली से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है
यहां से नदी निकलती है, इसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। ध्यान रखिएगा, एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। ठीक, लूनी रिवर को अगर हम अरावली के समानांतर एक काल्पनिक रेखा मान करके ड्रॉ कर दें, ये बहुत हम डीप स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको सतही नॉलेज हम नहीं दे रहे हैं, क्लियर रखिएगा। ये सब क्लासेस आपको पेड क्लासेस में भी संभवतः नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में भिड़े रहते हैं। हम तो अभी निःशुल्क दे रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा कंप्लीट दे रहे हैं। जब पेड शुरू होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो चल रहा है ऐसे ही ठीक ठाक। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ऐसे लूनी जो है, अगर इसको हम अरावली के समानांतर ऐसे ड्रॉ कर दें, तो जो यह एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ होती है, इस काल्पनिक रेखा के पश्चिम का जो भाग है यह कहलाता है थार का मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। अर्थात लूनी के पश्चिम वाला भाग ही थार का मरुस्थल है, पूरब वाला भाग नहीं, क्योंकि पूरब वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर का तात्पर्य है यह उपजाऊ है। क्या है? यह उपजाऊ है। और इसका बेसिक कारण भी है कि इधर की जो वर्षा है लूनी के पश्चिम वाला, यहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम है। और इधर की वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लूनी जो काल्पनिक रेखा है यह राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर देती है। इसके पश्चिम वाला भाग राजस्थान का थार मरुस्थल कहलाता है, और लूनी नदी के पूरब वाला जो भाग है यह बांगर कहलाता है, जो उपजाऊ है। कैसा है? उपजाऊ है, क्योंकि लूनी है, लूनी का यह पश्चिम भाग हो गया या पूरब भाग हो गया, तो पश्चिम वाला जो भाग है यह मरुस्थल है, और पूरब वाला भाग क्या है? बांगर है या उपजाऊ है। एक क्लियर हमको होना चाहिए, ये बातें तो ठीक हैं। और इसी लूनी का जो कह सकते हैं एक काल्पनिक रेखा है, इसी काल्पनिक रेखा पर एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। कभी काल पूछा जाता है, तो पुष्कर झील इसी पे आपको अवेलेबल है, इसी पे लूनी नदी वाले के काल्पनिक रेखा पर पुष्कर झील अवेलेबल है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या है? लूनी की 3 सहायक नदियां हैं, क्रम से आपको हम बता रहे हैं और क्रम से ही याद करना है। हम रिवर सिस्टम आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिवर सिस्टम में हम लूनी को नहीं पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि लूनी यहीं पर डिस्कस कर ली जा रही है कंप्लीट तरीके से। तो यहां पर 3 नदियां हैं, एक का नाम है बांदी, एक का नाम है सुकरी, और एक का नाम है जवादी। 3 नदियां हैं, तीनों का नाम क्रम से आप ध्यान रखिएगा। एक का नाम है बांदी, लिख देते हैं हम भी, बांदी, सुकरी और जवादी, 3 नदियां हैं। यह 3 नदियां लूनी की क्या हैं? सहायक हैं, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित हैं। क्लियर रखिएगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज हैं और सहायक हैं, ट्रिब्यूटरी हैं इसकी लूनी रिवर सिस्टम का। यह लूनी रिवर सिस्टम जो है अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है, यह भी हमको क्लियर होना चाहिए। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है कक्ष का रण कहलाता है। थोड़ा सा हम इमेज इधर उधर कर दें जिससे आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे, हम भी देखते रहें कि भाई आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। कम से कम लिखते रहें आप सही सलामत। आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं कि आप टेक्निकल काम कर रहे हैं, क्या करें, दोनों काम करना पड़ता है, ऐसा काम ही है हम लोगों का। नहीं करेंगे तो बात बनेगी भी नहीं, सब बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये अपने जल का विसर्जन करती है, यह अरब सी में नहीं पहुंच पाती है। लूनी रिवर जो है यह अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही समाप्त हो जाती है, और जहां समाप्त होती है उसी को कहते हैं कक्ष का रण। यह एक दलदली क्षेत्र है, मार्शलैंड है। तो कक्ष के रण में ही यह जो नदी है अपने जल का विसर्जन करती है, कक्ष का रण है, यहीं पर यह अपने जल का क्या करती है? विसर्जन कर देती है।
यह अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही सूख जाती है, क्योंकि इतना जल ही नहीं है, डेजर्ट है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए यह सागर से संपर्क में रहती ही नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया कि निकलती है इसी अरावली से, और कहां तक पहुंचती है, कक्ष के रण तक जाती है। और अगर आप इमेज देखें जो हमारा एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि दिखा देंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आनंद आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे सर पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर ये जो हम इमेज बनाए हैं ना, इसी इमेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं, यह लोकेशन है आपका कच्छ का रण है। ये पूरा क्या है, कच्छ का रण है। तो यहीं पर ये नदी ऐसे आती है इधर से, और यह नदी यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है आप देखेंगे मैप में, तो ये है सर क्रीक है। क्या है, सर क्रीक है। इसी सर क्रीक के उत्तर में ही यहाँ पर एक कच्छ का रण, एक दलदलीय क्षेत्र है। मतलब सागर तक ये पहुंच नहीं पाती है नदी, सागर से पहले ही कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कच्छ का रण है गुजरात में, यहीं तक ये नदी पहुंचती है। तो यह क्लियर रखिएगा। और अरावली से ही यह नदी निकलती है, ऐसे ही निकलती है, ऐसे निकलती है और ऐसे आगे बढ़ती है। और इसी में 3 सहायक नदियां हैं, जिसका नाम बांदी, सुगरी और जवादी है। तो इसी इमेज की हम बात वहां पर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि मैनेज करेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे, थोड़ा समझना तो पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमेशन तो हम किए नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनुअल काम कर रहे हैं। जब और ज़्यादा हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम भी टेक्निकल टीम को लगा करके इसको पूरा एकदम क्या करेंगे, एनिमेट कर देंगे। लेकिन अभी तो मैनुअल काम चल रहा है, ठीक है, फिर भी कुछ तो टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। तो यहाँ पर कच्छ के रण में अपने जल का विसर्जन कर देती है। अब देखिए क्या होता है, इस माउंट आबू से 2 नदी निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न काफी ज्यादा ट्रिकी होता है। माउंट आबू से 2 नदी निकलती है, एक नदी का नाम है बनास और एक का नाम है पश्चिमी बनास। 2 नदियां हैं, क्लियर रखिएगा, एक का नाम है बनास और एक का नाम है पश्चिमी बनास। क्लियर। अब जो है यहां से जो बनास निकलती है, अब यहां पर देखिए, हम अगर और इमेज अब बनाएंगे तो कुछ न कुछ यहां पर खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि अब लाइन स्पेस कम है मेरे पास, बात समझिएगा। लेकिन इसी में हमको मैनेज करना होगा, इसलिए हम कहते हैं आप बनाते रहिएगा, क्योंकि कुछ हम हटाएंगे कुछ लिखेंगे, लेकिन आप तो हटाएंगे कैसे। लेकिन फिर भी यहां पर मान चलिए कि एक नदी ऐसे निकलती है, अच्छा कलर थोड़ा दूसरा ले ले, यहां से ऐसे निकलती है, इसका नाम जो है इसको हम कहते हैं बनास। क्या कहते हैं, ये है बनास। और एक नदी इधर चली जाती है, इसका नाम है पश्चिमी बनास। 2 बनास हो गई, ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम हम लिख देते हैं। इधर वाली जो है इसका नाम है बनास। क्या नाम है, बनास, माउंट आबू से निकलती है। और जो इधर गई है इसका नाम है पश्चिमी बनास। आपसे पूछा जा सकता है, ये जो पश्चिमी बनास है यह थोड़ा सा हमने सही नहीं किया काम, इसको ले जाके इसमें मिलाना है, इसमें मिलाना है, किसमें, इसमें मिला देना है, ठीक है ना। ये है आपकी पश्चिमी बनास, लोनी में मिला देना, ठीक है ना, पश्चिमी बनास को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बनास 2 हो गई, एक लोनी की तरफ चली गई है और एक आपकी इधर आ गई है। तो बनास 2 है, दोनों निकलती है अरावली से ही। क्लियर बात। अब यहां पर एक तथ्य और समझना है कि जो ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार का एक्सपेंशन या मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में, ध्यान रखिएगा शब्द क्लियर, कि मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में एक स्थान है जिसका नाम मऊ कैंट एमपी में है। कहां पर है, मऊ कैंट एमपी, ठीक। तो यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है, इसका नाम है चंबल। कहां से निकलती है, मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में। लिखना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि मैपिंग चल रहा है तो सब कुछ हम तो लिखने वाले हैं नहीं। सब कुछ लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या, यहां पर आपको लिखते रहना है। चंबल नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम से होती है, अर्थात
विंध्यन रेंज का ये पार्ट है। ध्यान रखिएगा, जैसे भी प्रश्न पूछे आपको जवाब देना है। यह मालवा के पठार का दक्षिण पश्चिम भाग है, या हम कह सकते हैं विंध्यन रेंज का पार्ट है। विंध्यन रेंज भी नाम दे सकते हैं। और स्थान है मऊ कैंट। क्या है? मऊ कैंट है एमपी, जो अंबेडकर जी का जन्म स्थली है। मऊ कैंट क्या है? अंबेडकर जी की जन्म स्थली है। तो एमपी से इस नदी की उत्पत्ति होती है। और इसी चंबल नदी की सहायक नदी है ये वाली बनास, जो आ रही थी। कहां से निकली थी? हमने अभी अभी क्लियर किया, ये निकली है माउंट आबू से। यह जाकर के किसमें मिल जाती है? इसी चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से बनास दो हो गई। एक बनास है पश्चिमी, जो लोनी की तरफ गई है, और एक बनास है जो चंबल की तरफ गई है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम आगे जो डिस्कस कर रहे हैं इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें कि मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, और यह नदी चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। और यह जाकर के किसमें मिलती है? इसी चंबल में मिल जाती है। इसका नाम है काली सिंध। क्या है? काली सिंध। तो काली सिंध जो है यह चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। निकलती कहां है? मालवा के पठार के एक स्थान है पागली देवास। क्या है? पागली देवास मध्य प्रदेश में है। वहां से निकलती है काली सिंध, जो चंबल की सहायक है। लेकिन मालवा के पठार से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। और यह जो सिंध है यह भी ऐसे ही आगे बढ़ती है, और यह जाकर के जिस नदी में मिलती है उस नदी का नाम है यमुना। ऐसे यमुना नदी आती है इधर से। कौन सी नदी आती है? थोड़ा इमेज को सही कर दें। इधर से आती है, ये देखिए, ये तो आपकी हो गई, इसको कहते हैं हम लोग चंबल। तो चंबल तो जाकर के मिल रही यमुना में, कोई दिक्कत तो यहां पे है नहीं। और इसी चंबल की सहायक है काली सिंध। लेकिन एक यहां पर मालवा के पठार से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध। और यह सिंध जाकर के मिलती किसमें है? इस यमुना में मिल जाती है। किसमें मिलती है? यमुना में मिल जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। यह कहां से निकलती है? यह निकलती है विदिशा से। कहां से निकलती है? विदिशा से। ये भी एमपी में है। तो विदिशा से निकलती है सिंध, और बागली देवास से निकलती है कौन? काली सिंध। तो काली सिंध जो है ये जाती है चंबल में, जबकि सिंध जाती है कहां पर? यमुना में। क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता है, और दोनों, चाहे विदिशा हो चाहे बागली देवास हो, दोनों मध्य प्रदेश में है। यह स्थान कौन सा है? यह है बागली देवास। क्या है? बागली देवास। ये भी एमपी में है। तो यह नदियां हैं जो यहां से निकलती है। इसी प्रकार बुंदेलखंड से भी दो नदी निकलती है। एक का नाम है बेतवा और एक का नाम है केन। बेतवा और केन ये दो नदियां भी जाकर के कहाँ मिलती हैं? इस यमुना नदी में मिल जाती हैं। एक का नाम है बेतवा और एक का नाम है केन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह जो मालवा का पठार है, या बुंदेलखंड का जो पठार है, या मेवाड़ है, या अरावली है, इन सब के मैपिंग को आपको क्लियर कट याद रखना है। साथ में अगर हम बात करें कि जो विंध्यन इसकी सबसे दक्षिणी सीमा है, या सबसे दक्षिणी संरचना है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है गुजरात का एक स्थान है, इसको हम कहते हैं जोबत हिल। क्या है? जोबत हिल से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। जोबत हिल ये कहां पर है? ये है गुजरात में। तो विंध्यन रेंज की जो सबसे पश्चिमी सीमा है यह गुजरात में जोबत हिल है, और इसकी जो सबसे पूर्वी और उत्तरी सीमा है इसका नाम है कैमूर हिल है। क्या है? कैमूर हिल है। और ये जो कैमूर हिल है, अगर इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो यह क्लियर याद रखिएगा, कैमूर हिल एक प्रकार से यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। तो यहां पर आप कोई डाउट ना करिएगा, यूपी प्लस बिहार दोनों बॉर्डर पर अवेलेबल आपको मिलती है कैमूर हिल। और यही एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो लिखा गया था
कि एक्सटेंशन या विस्तार किसका, हम लोग जब एक्सटेंशन या विस्तार की बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की, तो हमने कहा था इसकी जो उत्तरी सीमा है वहां पर अरावली मिलती है, कैमूर हिल मिलता है और राजमहल मिलती है। तो कैमूर हिल भी इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो यह कुछ तथ्य थे जो हमको केंद्रीय उच्च भूमि के विषय में क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अब इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए और इसके विषय में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस पठार पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। उर्मिल मैदान को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रोलिंग प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेन कहते हैं। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और जो चंबल नदी है या उसकी सहायक नदियां हैं, यह किस प्रकार के लैंडफॉर्म को डेवलप करते हैं, वो डेवलप होते हैं रेवाइन या बीहड़ या जिसको कहते हैं उत्खात भूमि। क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। तो यह भी आपको याद रखना है उत्खात भूमि क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम बात डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर अब बचा नहीं क्योंकि सारी बातें वहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। बस यहाँ पर थोड़े बहुत पार्ट है जो आपको पढ़ने हैं। अब जैसे बुंदेलखंड व बाघेलखंड है, तो मालवा पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है, आप मालवा पठार देखिए, उसी का उत्तर पूर्वी भाग है, आप इमेज में देख रहे हैं। उसके उत्तर और पूर्व में है बुंदेलखंड और बाघेलखंड। और बुंदेलखंड व बाघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद यमुना नदी प्रारंभ होती है जिसमें बेतवा और केन जाती है। बुंदेलखंड में चंबल से, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड में चंबल से यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़खंड का निर्माण किया है। सब बातें वही हैं, कोई यहाँ पर विशेष चिंता का विषय नहीं है। बाकी बातें आपको क्लियर हमने कर दिया है इमेज में। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार पढ़िए, अच्छी बातें हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर कुछ और तथ्य लिखा गया है, यह केवल आपके इमेज को थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस करेगा या और आपके नॉलेज को भी थोड़ा बेहतर बनाएगा। अब छोटा नागपुर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना और विशेषताएं हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर अब विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।